हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ईएमएफ ऑफ द सेल की और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल सेल्स। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। जब भी आप किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हो तो उसके अंदर पाते हो कि वो प्रोसेस दो डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर सेल के आगे हमने रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि सेल की जो रिएक्शन होगी वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो किसी रिवर्सिबल सेल के लिए चाहिए कि जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। और किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए चाहिए कि जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जा सके, लगभग उन्हीं कंडीशन में, बहुत ज्यादा चेंज ना करके लगभग उन्हीं कंडीशन में। तो किसी रिवर्सिबल सेल के लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब आपने कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, लाइक आपने दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डीप करके रखा हुआ है और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच जो ईएमएफ है वो क्या है, मान लिया इवन वोल्टेज है, इवन वोल्ट है किसके बीच में, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसकी ईएमएफ तो इवन है और मान लिया यहां से क्या है आपका नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और आपने क्या किया, इस इवन वोल्ट वाले सेल के साथ एक E2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। E2 वोल्ट की बैटरी जो है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है जस्ट अपोजिट होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। लाइक यहां अगर नेगेटिव है तो इसके सामने नेगेटिव टर्मिनल, यहां पॉजिटिव है तो इसके सामने पॉजिटिव टर्मिनल। और मान लिया इसकी जो वोल्टेज वो क्या है, E2 है, E1 और E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। E1 और E2 क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है। कंडीशन नंबर 1, when E1 equal to E2, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और जो हमने अपोजिट ईएमएफ लगा रखी है, इन दोनों का जब बराबर होगा पोटेंशियल, उस केस में कोई भी करंट इस वायर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। जब वायर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो जो आयन है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, या फिर मेटल है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर, ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा तो हमारा सेल काम नहीं करेगा, यानी सेल नॉन वर्किंग कंडीशन में होगा जब सेल की ईएमएफ के बराबर अपोजिट ईएमएफ आपने लगा रखी है। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि E1 इज स्लाइटली लेस देन E2। E1 इज, मान के चलते हैं कि सपोज करते हैं E2 इज स्लाइटली लेस देन E1, यानी अपोजिट ईएमएफ थोड़ी सी कम है और हमारे सेल की ईएमएफ थोड़ी सी ज्यादा है। उस केस में क्या होगा, इस ईएमएफ से इस सेल की ईएमएफ ज्यादा है, अपोजिट बैटरी से, अपोजिट पोटेंशियल से हमारे सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, इस सेल की वजह से जो रीडिंग है, इस सेल की वजह से करंट अगर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, कौन से वाली, जो हमारा ये सेल डिसाइड करेगा, जो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिसाइड कर रहा है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट, तो करंट उसके हिसाब से जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के उस तरफ
जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहां से उस तरफ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। और करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। इतना समझ आया? आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन है अपोजिट मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से वहां जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट केस, when E1 is less than E2, यानी कि E2 थोड़ा सा ज्यादा हो E1 से, लेकिन स्लाइटली की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्लाइटली, वो भी बताएंगे। देखो, अगर E1 छोटा है, E2 बड़ा है, अगर ये वाला पोटेंशियल तो ज्यादा है और ये वाला पोटेंशियल कम है, तो विनिंग कौन सा होगा? ऊपर वाला अपोजिंग ईएमएफ। जब ये विनिंग होगा तो करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये ईएमएफ डिसाइड करेगी, यानी कि ये ईएमएफ डिसाइड करेगी। जब ये ईएमएफ डिसाइड करेगी तो करंट, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो कौन सी होगी? ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। और करंट क्या होगी? इससे अपोजिट करंट की क्या होगी? इससे अपोजिट करंट की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की थी, उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जब हमने E1 को बड़ा माना था, यानी कहा हमारे सेल की ईएमएफ ज्यादा थी, तब जो डायरेक्शन थी उससे रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन 2 थी, जब हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ ज्यादा थी, तो उस केस में जैसे सेल में होना था, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी एनोड था, जो एनोड था वहां पे क्या था? ऑक्सीडेशन था, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन चल रहा था, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा था। मान लिया एनोड फर्स्ट इलेक्ट्रोड था और कैथोड सेकंड इलेक्ट्रोड था। एनोड फर्स्ट इलेक्ट्रोड था, कैथोड, ये एनोड था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड था, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, ये एनोड था, ये कैथोड। कब? जब सेल के हिसाब से काम चल रहा था, सेल के हिसाब से काम चल रहा था। अब ईएमएफ जब ज्यादा हुई, किसकी? अपोजिंग ईएमएफ, बैटरी वाली ईएमएफ जो इसके अपोजिट में लगी हुई है, जब वो ज्यादा हुई तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड 1 है, वहां पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आयंस को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। जो आयन इस सॉल्यूशन में है ना, उनको रिड्यूस करेंगे। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, यानी ये कैथोड बन जाएगा। अब ये कैथोड बन जाएगा और यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ऊपर खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगी, आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो सेकंड इलेक्ट्रोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एज ए एनोड काम करने लग जाएगा, ये एज ए एनोड काम करने लग जाएगा। यानी हुआ क्या एक्चुअल में? जब अपोजिंग ईएमएफ ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा, जहां पे ऑक्सीडेशन था, वहां तो रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कैथोड बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रोड पहले कैथोड था, जहां पे रिडक्शन हो रही थी, वहां पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, वो एनोड का काम करने लग जाएगा। यानी आपने जो अपोजिंग ईएमएफ लगाई है, वो रिएक्शन को रिवर्स कर रही है। जहां ऑक्सीडेशन था वहां रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, जहां रिडक्शन था वहां पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। अब E1 और E2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं तो E1 और E2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रिवर्सिबल की कंडीशन ये कहती है कि रिएक्शन को तभी रिवर्सिबल माना जाता है जब फॉरवर्ड फोर्स यानी
ऐसी फोर्स जो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना चाह रही है और बैकवर्ड लेके आना चाह रही है, वो जो दो फोर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली बैलेंस हो, लगभग बैलेंस हो। जैसे ही कंडीशन में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर E1 और E2 एग्जैक्टली बराबर हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड तो है ही, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन की कोई मूवमेंट नहीं, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। जैसे ही कोई एक ईएमएफ ज्यादा हुई, E1 ज्यादा हुई, तो E1 के हिसाब से थोड़ा सा करंट चलेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर E1 की बजाय E2 ज्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब ये तो बात थी रिवर्सिबल सेल की। नॉन रिवर्सिबल सेल कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो ये डायरेक्शन है, या फिर मैं कहूं ये तीन बातें हैं, ये तीनों की तीनों सेटिस्फाई ना हो। बात ये नहीं है कि E1 इक्वल टू E2, बात ये है कि E1 इक्वल टू E2 पे क्या होगा, E2 इज लेस देन E1 पे क्या होगा, और E1 इज लेस देन E2 पे क्या होगा। देखो, E2 इज लेस देन E1 पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, E1 इज लेस देन E2 में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और E1 इक्वल टू 2 पे नो रिएक्शन। क्लियर? अब कोई ऐसा सेल जिसके इलेक्ट्रोड इस बात को ना माने, इन बातों को सेटिस्फाई ना करें, वो रिवर्सिबल नहीं माना जाएगा। जो इन बातों को, तीनों बातों को मानेगा वो क्या है? रिवर्सिबल माना जाएगा। एग्जांपल लेते हैं रिवर्सिबल का। जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है और कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। ठीक है, जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है, और लगभग इतनी ही ईएमएफ इनके अपोजिट में लगा रखी है। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ है, जब देखो जब E1 इक्वल टू E2 है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, लेकिन जब E1 ग्रेटर है E2 से, यानी बाहर वाले से इंटरनल ईएमएफ ज्यादा है, एक्सटर्नल ईएमएफ से इंटरनल ईएमएफ ज्यादा है, तो क्या होगा? जिंक का तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ में Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन हाफ के अंदर क्या होगा? यानी ये तो था एनोड, ये कैथोड, इसको मैं कहूं इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2। इलेक्ट्रोड 1 एज ए एनोड काम कर रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रोड 2 है वो एज ए कैथोड काम कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर एलिमेंटल स्टेट। ये काम हो रहा था कब? जब E1 इज ग्रेटर देन E2। सेल की इंटरनल ईएमएफ ज्यादा थी और एक्सटर्नल यानी अपोजिंग ईएमएफ कम थी। थर्ड केस, E1 is less than E2. E1 is less than E2. एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा है। जब एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी? अपोजिट में लगी हुई है, जिंक वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ धक्के से इलेक्ट्रॉन भेजेगी। जब वो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो वहां पे जिंक में रिडक्शन होगा। रिडक्शन के टाइम पे क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Zn एलिमेंटल स्टेट, और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से ये एक्सटर्नल ईएमएफ जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। जब वो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में क्या होगा? कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड 1 था वहां रिडक्शन होनी शुरू हो गई, यानी ये कैथोड बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड 2 था वहां पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये एनोड बन जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल सेल के लिए जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है जब ईएमएफ इस तरीके से कंडीशन चेंज होती है। इंटरनल ईएमएफ ज्यादा है तो जिस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है उसके जस्ट अपोजिट होगा जब एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो है रिवर्सिबल सेल का एग्जांपल।
अब इरिवर्सिबल सेल कौन से होते हैं? ऐसे सेल जिनके इलेक्ट्रोड रिवर्सिबिलिटी की इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। रिवर्सिबिलिटी कंडीशन क्या है कि एक तो जो अपोजिंग ईएमएफ है एग्जैक्टली बराबर होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं। जब इंटरनल ईएमएफ ज्यादा होगी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। इन बातों को, इन सारी बातों को कोई भी इरिवर्सिबल सेल एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपके पास एक सेल है जिसके अंदर है सिल्वर, जिंक डिप्ड इन H2SO4 सॉल्यूशन। एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, H2SO4 सॉल्यूशन में डूबे हुए। ठीक है। जब अच्छा आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव है, जबकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड का काम करेगा यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा, और सिल्वर वाला कैथोड बनेगा यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा। जिंक वाला इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्वर वाले पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जिंक एज ए एनोड काम करेगा, सिल्वर एज ए कैथोड काम करेगा जब तक एक्सटर्नल ईएमएफ कम है, जब तक एक्सटर्नल ईएमएफ कम है। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ये होगी, एनोड के ऊपर यानी ऑक्सीडेशन हाफ में होगा, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जो कैथोड जहां पे रिडक्शन होनी है वहां पे H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 1/2 H2 गैसेस फॉर्म। क्लियर? ये क्या हो गया? ये एनोड पे रिएक्शन और ये कैथोड पे रिएक्शन। कब? जब सेल की ईएमएफ तो ज्यादा है और अपोजिंग ईएमएफ क्या है? कम है। ठीक है। इक्वल होगा तब तो कोई फ्लो करना ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, रिएक्शन होनी नहीं। लेकिन अगर एक्सटर्नल जो ईएमएफ है वो ज्यादा है और इंटरनल ईएमएफ जो है सेल की वो कम है, उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। भाई ईएमएफ आपने अपोजिट वाली ज्यादा लगा दी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने पे जो जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा था यहां तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। अब जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे, धक्के से इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे धक्के से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जिंक के ऊपर, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड पे H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन 1/2 H2। ठीक है। और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन H पॉजिटिव का तो होगा नहीं, किसका होगा? सिल्वर का होगा। सिल्वर का जब होगा तो Ag गिव राइज टू Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। हालांकि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिडक्शन होगा, जहां रिडक्शन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन होगा। बट जो ये वाली रिएक्शन है क्या इनकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है? नहीं। यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहां पे सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो रिएक्शंस हैं वो इनवर्ट नहीं हो रही, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही। जस्ट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो अपोजिट नहीं हुई। लेकिन अगर यहां पे आप देखो जो जिंक इलेक्ट्रोड था Zn से Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन वापस जिंक, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन,
कॉपर एलिमेंटल स्टेट, और यहाँ कॉपर एलिमेंटल स्टेट से कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाली जो रिएक्शन है इनकी जस्ट अपोजिट है ये रिएक्शन, लेकिन इन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन नहीं है। इसलिए इस तरीके के सेल क्या होंगे, इरिवर्सिबल सेल, जिसके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी बिल्कुल इनवर्ट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ठीक है। और जिनकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है रिएक्शन की, वो क्या है, रिवर्सिबल सेल। अब जो सेल रिवर्सिबल है उसके इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, और जो सेल इरिवर्सिबल है उसके इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये तो बात हो गई रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल की। अब बात करते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, फर्स्ट टाइप है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के लिए मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर मेटल और मेटल आयन होते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रोड हैं, जैसे हमने अभी बात की जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन देता है, यानी कि उस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिंक होगा और जिंक 2 पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये रिएक्शन रिवर्स होगी तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn एलिमेंटल स्टेट, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर कॉपर डुबो रखा है तो वो भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सेकंड है मेटल एमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड, यानी कि आपके पास मेटल की अमलगम होगी और मेटल के आयन होंगे, ठीक है। मेटल अमलगम क्या होते हैं, मरकरी के साथ एलोय, मरकरी के साथ एलोय। जो मेटल जैसे जिंक और कॉपर हैं जो सॉलिड फॉर्म में रह सकती हैं और वाटर के साथ वाइब्रेस रिएक्शन नहीं करती, तो उनके केस में तो हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, जो वाटर से तो क्या एयर से भी रिएक्शन कर जाती हैं, तो उनके केस में सॉलिड मेटल का पीस रखना एज ए इलेक्ट्रोड पानी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, वाटर से रिएक्शन की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उनके अमलगम बना के उनको एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उनको एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे जिंक मरकरी अमलगम है, ये भी बना सकते हैं। जिंक मरकरी अमलगम में क्या होगा, मरकरी तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। अब जो जिंक इन मरकरी है वो तो एलिमेंटल स्टेट, और ये जब आयन के कांटेक्ट में आए किसके, जिंक के इलेक्ट्रोलाइट के, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा जो इलेक्ट्रोड होगा, यानी मेटल अमलगम के साथ, यानी मेटल तो अमलगम फॉर्म में एलिमेंटल स्टेट और आयनिक फॉर्म, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो Zn2 पॉजिटिव का, एक उसकी अमलगम ले लो और उसके अंदर क्या करो, एक प्लेटिनम की वायर डिप कर लो। प्लेटिनम की वायर डिप क्यों करेंगे, क्योंकि अमलगम जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म को कोई ना कोई कॉन्टैक्ट तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के मूव करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको सरफेस चाहिए, कोई सॉलिड सरफेस चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करें। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेटिनम की वायर उसके अंदर डिप कर देते हैं। किसके अंदर, उस एमलगम के अंदर। ये तो एलिमेंटल स्टेट है, ये आयनिक स्टेट है। जब रिवर्स होगा, जब रिवर्स होगी डायरेक्शन, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक मरकरी एमलगम, यानी अमलगम फॉर्म हो गई उसकी। किस केस में, जहां पे हमें जरूरत हो कि ये वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, हमारी जो मेटल हो ऐसी हो जो वाटर के साथ रिएक्शन करती हो, तो उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। बाकी केसेस में भी यूज कर सकते हैं अमलगम बना के, और उसमें भी कर सकते हैं।
थर्ड है गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपका एक फॉर्म उसकी गैसेस फॉर्म, लाइक हाइड्रोजन गैस है या फिर क्लोरीन गैस है। इस तरीके से जो गैस है उनको आपको एज ए इलेक्ट्रोड यूज करना। कैसे करोगे? जो आपके पास गैस है, मान लिया आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करो, तो हाइड्रोजन से कौन सा आयन बन सकता है सॉल्यूशन के अंदर? H पॉजिटिव बन सकता है सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइड्रोजन गैस, मान लिया आपके पास ये इलेक्ट्रोड का कंटेनर है, इसके अंदर आपका एक गैस चैम्बर, और यहां पे आपने क्या किया, इस सारे के अंदर वो सॉल्यूशन ले लिया जिसमें इससे प्रोड्यूस होने वाले आयंस हो। इससे प्रोड्यूस कौन से होते हैं? H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप HCl का या H2SO4 का, इनमें से किसी का सॉल्यूशन ले लेते हो, जो क्या करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इस पूरे कंटेनर में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की फॉइल जो कुछ सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा सके रिएक्शन के लिए, और ये प्लेटिनम की वायर आगे कनेक्ट करने के लिए, इस इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम पे इजीली रिएक्शन नहीं होगी। जब प्लेटिनम के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो जस्ट क्या काम करवा रहा है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है रिएक्शन होने के लिए। सेकेंडली, इसके अंदर आपको गैस लेके जानी है। कौन सी गैस? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस आपने बबल करवाई है, बुलबुले उठाए हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर H2 से 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकती है, या फिर रिवर्स डायरेक्शन यानी 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। और ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम क्या है? ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है, पाउडर प्लेटिनम की कोटिंग करवा देते हैं सरफेस के ऊपर, एक शाइनी सरफेस के ऊपर, जिससे जो सरफेस एरिया है उसका रिएक्शन के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम लिया हमने। तो जो गैस है वो आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो H2 से H पॉजिटिव बनेंगे, अगर रिडक्शन होगा तो H पॉजिटिव से H2 बन जाएगी। और जो आपका ये इलेक्ट्रोड है क्या है? रिवर्सिबल है। अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगी 1 मोलर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर H2 गैस का इसके अंदर बबल करवाया जा रहा हो, तो उन कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस पे बोलेंगे इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर 1 मोलर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर H2 गैस इसके अंदर बबल करवाई जा रही हो, तो वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर कहूं मैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो हम 0 मान के चलते हैं, और उसके कोरस्पोंडिंग हम बाकी की वैल्यूज निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है। हमने इस कंडीशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रखा है वो 0 मान रखा है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, ठीक है। ये तो था गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के केस में। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन के केस में जब हम गैस इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जो क्लोरीन से बनने वाले आयन कंटेन करता हो। क्लोरीन से कौन से आयन बनते हैं? Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन। यहां पे देखो, यहां पे पर ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब अगर एज ए एनोड काम करेगा तो ये रिएक्शन होगी, अगर रिडक्शन यानी एज ए कैथोड काम करेगा तो ये रिएक्शन होनी थी।
एनोड के केस में क्या हो रहा है, आयंस की फॉर्म में जा रहा है गैस, और कैथोड के केस में क्या हो रहा है, आयन से एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात करूं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, क्लोरीन गैस आप बबल करवाओगे और Cl नेगेटिव वहां पे आयन होंगे। अगर वहां पे एज ए एनोड काम कर रहा है ये इलेक्ट्रोड आपका, अगर इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो Cl नेगेटिव से Cl2 गैस बन रही होगी और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे, यानी आयनिक फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन। और अगर ये रिडक्शन हो रहा होगा यानी जैसे कैथोड काम कर रहा होगा, जो क्लोरीन इलेक्ट्रोड होगा, जो क्लोरीन इलेक्ट्रोड होगा वहां पे क्या होगा, 1/2 Cl2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, यानी एलिमेंटल गैसीय स्टेट से आयनिक स्टेट में जाएगा। तो बात ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन होने से आयनिक में जाएगा या फिर एलिमेंटल में आएगा, नहीं, बात है देखने की रिडक्शन होके कौन सी स्पीशीज बननी है, ऑक्सीडेशन होके कौन सी स्पीशीज बननी है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके H पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव से रिडक्शन होके H2 बनेगा। क्लोरीन का रिडक्शन होके Cl नेगेटिव बनता है और Cl नेगेटिव ऑक्सीडेशन होके Cl2 एलिमेंटल गैसीय स्टेट बनती है। क्लियर, आ गया समझ में? तो ये था गैस इलेक्ट्रोड। इसके बाद है फोर्थ, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, साल्ट एनायन, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अंदर एक तो मेटल एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट उसके साथ कांटेक्ट में क्या रहेगा, उसी मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा रहेगा, एक ऐसा साल्ट जिसके अंदर वही एनायन होगा जो इनसोल्यूबल साल्ट के अंदर था। देखो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा, 3 स्पीशीज होंगी। पहली स्पीशीज जिसके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे वो मेटल एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। उसके बाद उसी मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट, उसी मेटल का जो मेटल आपने ली है उसका इनसोल्यूबल साल्ट, उसके साथ में ऐसा साल्ट जिसके अंदर वही एनायन है जो इनसोल्यूबल साल्ट में इस मेटल के साथ था, उस एनायन का एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा, जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होगा। मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एंड साल्ट का एनायन, ऐसा आपको सिस्टम लेना है, ऐसा सेटअप लेना है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है Hg इनसोल्यूबल साल्ट इसका Hg2Cl2, और इसके लिए जो एनायन कौन सा है, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोलाइट KCl आप ले लो, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा जिसके अंदर ये 3 चीजें होंगी, जिसके अंदर ये 3 चीजें होंगी, देखो ये तो मेटल एलिमेंटल स्टेट में, ये मेटल का एक इनसोल्यूबल साल्ट, और ये जो इसका एनायन है इसका एक इलेक्ट्रोलाइट KCl जो कि डिसॉल्व भी हो जाता है, क्लोराइड आयन भी दे देता है। इसके अंदर अगर रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, फॉरवर्ड अगर रिएक्शन जाएगी तो Hg एलिमेंटल स्टेट से इनसोल्यूबल साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, Hg पॉजिटिव, या फिर मैं कहूं 2Hg/2 Hg2 2 पॉजिटिव, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, कब, जब ये एज ए एनोड काम करेगा, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही Hg2 पॉजिटिव इसमें बना, Hg2 पॉजिटिव इसके अंदर बना, वो क्या करेगा, जो KCl का क्लोराइड है ना उसके साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल साल्ट बनाएगा, इनसोल्यूबल साल्ट की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर रिडक्शन होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, खुद मेटल तो रिड्यूस होने से रहा, इसके कांटेक्ट में क्या है, Hg2Cl2, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहां तक पास करेगा तो इसके सरफेस में यहां तक है,
और इसके अंदर से Hg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, एलिमेंटल स्टेट बना लेंगे, यानी ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की फॉर्म में काम करेगा, उससे जस्ट इनवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे कुछ Hg2 पॉजिटिव यहां से चले गए, क्लोराइड आयन फ्री हो गए, वो आयन कहां चले जाएंगे वापस से उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूबल साल्ट आपने लिया है उस एनायन का। इसलिए तो हमने क्या लिया, एनायन का साल्ट लिया है यहां पे, क्योंकि जब एनायन यहां पे एक्सेस में हो जाएंगे तो यहां चले जाएं, जब एनायन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए तो यहां पे कंज्यूम किए जा सके, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल सके। अगला यही एग्जांपल नहीं है, और देख लेते हैं सिल्वर के जो क्लोराइड हैं वो तो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, और आप KCl ले लो साथ में, पोटेशियम क्लोराइड, जिसके साथ इसका इनसोल्यूबल साल्ट है वो एनायन इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। ठीक है, इसे केस में क्या हुआ, Ag से Ag पॉजिटिव बनेगा, Ag से Ag पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा Ag पॉजिटिव, KCl का एक क्लोराइड आयन लेके AgCl यानी इनसोल्यूबल साल्ट बना लेगा। जब इसके अंदर रिडक्शन होना होगा तो AgCl का Ag पॉजिटिव जो है, Ag पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन लेके वापस से एलिमेंटल मेटल बना लेगा, यानी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। लाइक आपके पास आयरन के 2 साल्ट हैं, एक तो आयरन 2 पॉजिटिव यानी फेरस साल्ट, एक आयरन 3 पॉजिटिव यानी कि फेरिक साल्ट। फेरस और फेरिक 2 साल्ट आपने ले लिए। अब यहां पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में आने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज है, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसमें कैसे रिएक्शन होगी, अगर ऑक्सीडेशन तो हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन जब होएगा तब Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और जब रिडक्शन हो रहा होगा तब Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Fe2 पॉजिटिव। यानी कि यहां भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। ये कब होगा, जब आपने दोनों स्टेट के लिए रिड्यूस और ऑक्साइड 2 स्टेट आपके यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, डिसॉल्व कर लिए, और इसके अंदर ऐसी मेटल का इलेक्ट्रोड रख लिया जो रिएक्ट नहीं करता इन इलेक्ट्रोलाइट के साथ इन कंडीशन के अंदर। जैसे कि प्लेटिनम है वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप प्लेटिनम इनके अंदर डिप कर दो और Fe2 पॉजिटिव का साल्ट भी Fe3 पॉजिटिव का साल्ट भी ले लो। जब वो ऐसे एनोड काम करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा वो Fe3 पॉजिटिव में। Fe3 पॉजिटिव पहले से भी है, आपने डाल दिया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपने क्या किया, इसके अंदर रिडक्शन करवाना स्टार्ट किया, तो जो Fe3 पॉजिटिव बन रहा था वो वापस से Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है, बैकवर्ड में भी। तो ये क्या होगा, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का ही एग्जांपल होगा। तो ये थे आपके रिवर्सिबल सेल्स एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन मतलब जब भी आपको किसी सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन होता है, उसको आप एनोड कहते हो। रिडक्शन हाफ में रिडक्शन होता है, उसको आप कैथोड कहते हो। तो जो सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है एनोड, उसके बाद आपको लिखना होता है कैथोड। बीच में लगाया है मैंने साल्ट ब्रिज। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होने वाली रिएक्शन को बताने की कुछ नोटेशंस इस साइड लिखी जाएंगी, और रिडक्शन होने वाली नोटेशन बताने की जो सिंबल्स है वो इस साइड लिखे जाएंगे। यानी लेफ्ट में आप क्या लिखोगे एनोड, राइट में कैथोड। कुछ बुक्स में भी दिया मिलेगा EMF ऑफ द सेल इज E0
नोट RHS माइनस E नोट LHS, ठीक है, वो हमने जो पहले सीखी है, यानी E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। जब हम कैथोड को राइट में लिख रहे हैं तो मैं इसको E नोट RHS लिख सकता हूं, और क्योंकि मैं एनोड को लेफ्ट में लिख रहा हूं तो यहां पे मैं E नोट LH यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं। E नोट RHS माइनस E नोट LHS। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी चीज को रिड्यूस होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? जब ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां कंज्यूम हो रहे हैं। इस तरीके से आपका सेल काम कर रहा है, ये माना जाता है। इसलिए पहले आप एनोड को दिखाओगे, फिर कैथोड को दिखाओगे, बीच में साल्ट ब्रिज थोड़ा सा लंबा वर्क करे सेल इसके लिए। अब इन सारे के सारे इलेक्ट्रोड को कैसे शो करेंगे? इस नोटेशन के अंदर, इस नोटेशन के अंदर। अगर मैं एनोड की बात कर रहा हूं जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है? कि आपकी जो रिएक्शन की डायरेक्शन है, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरीके से होगी कि आपके पास क्या है? पहले जिंक है यहां पे, और उससे क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव, Zn से Zn2 पॉजिटिव। जब मेटल आयन इलेक्ट्रोड को एज ए एनोड लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है मेटल एक डंडा मेटल का आयन। ये नोटेशन है जब ये एज ए एनोड काम करेगा। लेकिन अगर ये एज ए कैथोड काम करे, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बना रहा है, तब अगर ये कैथोड बन रहा है तो इसको कैसे शो करेंगे? इसको करेंगे Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद Zn, ठीक है। यानी मैं इसी इलेक्ट्रोड को जब ऐसे एनोड लिखूंगा तो Zn/Zn2 पॉजिटिव, और जब मैं ऐसे कैथोड करूंगा, यानी कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। इसका रिडक्शन कैसे होगा? पहले आयनिक फॉर्म, फिर मेटालिक फॉर्म, Zn2 पॉजिटिव से Zn। ये तो हो गया मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब मेटल अमलगम, मेटल आयन। मेटल अमलगम का मतलब मेटल क्या है? अमलगम की फॉर्म में है। अमलगम की फॉर्म में है तो इसको पहले कैसे लिखोगे? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी एनोड पे है तो पहले अमलगम फॉर्म स्लैश आयनिक फॉर्म, और जब इसे एज ए कैथोड लिखोगे, रिडक्शन कहोगे, तो लिखोगे Zn2 पॉजिटिव स्लैश ZnHd, ठीक है। एज ए एनोड, एज ए कैथोड। गैस इलेक्ट्रोड को बाद में देखते हैं, पहले इनकी तरफ आते हैं। मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन, जैसा यहां पे शो कर रखा है वैसे ही दिखाना है। क्यों दिखाना है? मेटल जब एज ए एनोड काम करेगा, यहां पे इलेक्ट्रोड अगर एज ए एनोड काम कर रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होके Hg से Hg पॉजिटिव बन रहा है, यानी इससे ये बन रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेटल, जैसे Hg वाली बात करूं, Hg2Cl2, अगला इलेक्ट्रोलाइट है KCl। ये तरीका है इसको एज ए एनोड लिखने का, क्योंकि इससे ये बनेगा ऑक्सीडेशन पे। और जब हम इसे एज ए कैथोड लिखेंगे तो एज ए कैथोड लिखेंगे KCl Hg2Cl2 Hg। ऐसे ही सिल्वर के इलेक्ट्रोड की बात करूं, जब एज ए एनोड लिखेंगे तो AgCl KCl, और जब एज ए कैथोड लिखेंगे तो KCl AgCl Ag। अगर मैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात करूं तो इसके अंदर जब हम एज ए एनोड लिखेंगे, तो Fe2 पॉजिटिव से क्या बनने वाला है? Fe3 पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे, और जब ऐसे कैथोड लिखेंगे तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। जब भी हम आयनिक फॉर्म की बात करते हैं तो हमें वहां लिखना पड़ेगा कि आयन हमने कहां बनाए। जनरली हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो जहां भी आप ये नोटेशन देखोगे, जैसे मैंने Zn2 पॉजिटिव लिख दिया, लिखेगा एक्वस,
एक्वस मींस वाटर के अंदर सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। अगर इस साइड आ गया तो यहां भी एक्वस, यहां भी एक्वस, लेकिन जब मेटेलिक फॉर्म होगी उसको एक्वस नहीं लिखेगा, उसको एक्वस नहीं लिखेगा। यहां भी, यहां पे एक्वस KCl लिखा जा सकता है, यहां भी एक्वस KCl, यहां पे एक्वस Fe3 पॉजिटिव, एक्वस Fe2 पॉजिटिव। कैसे? जैसे लिखा एक्वस लिख दिया, साथ में एक्वस लिख दिया, ठीक है। अब रह गए हमारे गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड को हम एज इट इज नहीं लिख पाते हैं। वजह, क्योंकि गैस का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता। जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया तब तक इलेक्ट्रोड पूरा नहीं लिखा गया। मेटल आयन इलेक्ट्रोड थे, मेटल की रोड डिप कर रखी थी, तो मेटल खुद से सरफेस प्रोवाइड करवा रहा था, एज ए स्पोर्ट खुद काम कर रहा है। लेकिन गैस एक सॉल्यूशन के अंदर से पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता तो नहीं बताया इसने। इसके लिए आपको एक सॉलिड सपोर्ट देना पड़ेगा। जनरली हम गैस इलेक्ट्रोड के लिए क्या करते हैं, प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम जब इसे एज ए एनोड लिखेंगे, एज ए एनोड लिखेंगे हाइड्रोजन वाले में, तो H2 किसके अंदर है, प्लेटिनम के अंदर है। H2 किसके अंदर है, प्लेटिनम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद H पॉजिटिव, ये हो गया एनोड पे काम, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे H पॉजिटिव H2 विद प्लेटिनम। आपको बताना पड़ेगा जो गैस है वो किसके साथ है, एक सॉलिड स्पोर्ट के साथ है, एक इलेक्ट्रोड स्पोर्ट के साथ है, और यहां पे सॉलिड या इलेक्ट्रोड स्पोर्ट क्या है, प्लेटिनम की वायर है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज में, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में रास्ता देती है, ठीक है ना, सपोर्ट देती है, सरफेस प्रोवाइड करवाती है रिएक्शन होने के लिए। तो ये था कि किस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप एनोड को और कैथोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो बस उनको यहां पे लगाना है। अब आपका एक इलेक्ट्रोड चाहे गैस हो, दूसरा मेटल आयन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली इसके अंदर लिख सकते हो और किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में क्या करना है आपको, ये देखना है कि रिएक्शन क्या हो रही है, और उस रिएक्शन के अंदर पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखा जाएगा यानी एनोड, फिर रिडक्शन हाफ यानी कि कैथोड लिखा जाएगा। आपको पता है सेल को लिखते हैं पहले एनोड, फिर साल्ट फेज, फिर कैथोड, और जो इनोड ऑफ द सेल है वो होती है इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। क्योंकि इसको हमने राइट हैंड साइड लिखा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो इनोड RHS माइनस इनोड LHS। अब आपको किसी इलेक्ट्रोड की EMF वैल्यू निकालनी है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन दो में से अगर एक का इनोड आपको पता हो, चाहे तो कैथोड का पता हो चाहे एनोड का पता हो, और आपको EMF पता लग जाए तो सेल की कनेक्ट करने के बाद, यानी आपको एक का वैल्यू पता है, मान लिया आपको एनोड की वैल्यू पता है और आपको ये भी पता है कि सेल की EMF अब इतनी है, आपने दोनों कनेक्ट किया, वोल्टमीटर लगाया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, आपको पता लग गया सेल की EMF क्या है। जब आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो नॉन इलेक्ट्रोड जिसकी EMF आपको पता है, एक अननोन इलेक्ट्रोड जिसकी EMF आपको पता नहीं है, तो आप उससे क्या निकाल लोगे, दूसरे वाले की ई नोट वैल्यू आप निकाल लोगे, EMF वैल्यू इसकी निकाल लोगे, पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का निकाल लोगे। अब इसी चीज को यूज किया जाता है जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जिसके लिए वैल्यू हम क्या मानते हैं, ZDR 0, यानी कि H2 H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देगा तो भी 0, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा 1/2 H2 गैस बनाएगा तो भी 0, यानी कि एज ए एनोड काम करे, एज ए कैथोड काम करे। आपने जब इसे कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, आपके पास एक
इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपने इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया और वोल्टमीटर लगाया, ईएमएफ की वैल्यू देखी, इसका तो जीरो था ही, इसका तो जीरो था ही, ये एज ए कैथोड काम करे या एज ए एनोड काम करे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो वैल्यू जीरो, जो ईएमएफ आएगी, जो ई नॉट ऑफ द सेल आएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग जो आएगी वो क्या होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी भी इलेक्ट्रोड की ईएमएफ निकाल सकते हो, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही।